नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की करंट अफेयर की इस वीडियो के अंदर हम अभी कंटिन्यू हम पढ़ने वाले हैं 5 से 7 दिन स्पोर्ट्स यानी कि खेल के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम होगा तो उसके अंदर कम से कम भाई 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो स्पोर्ट्स से, खेल से पूछे जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में हम सारा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। इसके अंदर अभी टाइम लगने वाला है। 5 से 7 दिन हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ट्रॉफियों से संबंधित भी क्वेश्चन बनते हैं। किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं वो क्वेश्चन भी बनते हैं। उसके साथ साथ में जितने भी खेल होते हैं, जैसे हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, जिम्नास्टिक है, तो इन खेलों के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर कौन से खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। तो ऐसे करते करते काफ़ी, कम से कम इसमें 15 टाइप बनती है जिस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इससे अगर पिछली क्लास की बात करें तो उसके अंदर अपन ने ग्रैंड स्लैम पढ़ा था, जो कि एक टेनिस टूर्नामेंट होती है। एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। वर्ल्ड अवेयरनेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आइए आज थोड़ी सी शुरुआत करते हैं, और साथ साथ में हम करेंगे क्या, जैसे आप करंट अफेयर तो पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ में आप स्ट्रेटेजिक का पोर्सन भी यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो एक आध टॉपिक आप दिल्ली स्टैटिक का क्या करेंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर में क्या पढ़ना है भाई, स्पोर्ट्स के बारे में, और ये है करंट अफेयर्स 2023। सबसे पहले हम जिस खेल की बात कर रहे हैं वो है क्रिकेट। अब क्रिकेट गेम सबने देखा होगा, अभी भी एशिया कप का टूर्नामेंट चल रहा है, और एशिया कप का आज डेट है 17 सितंबर 2023। तो आज एशिया कप का भारत और श्रीलंका के बीच में फाइनल मुकाबला होगा। और जैसे ही वो फाइनल मुकाबला होता है उसके बाद में जो भी अपडेट रहेगी कि किसने जीता है, ये वो अपडेट मैं आपको कर दूंगा अलग से वीडियो बना के। फिलहाल के लिए आप पढ़ते हैं कि इस साल के अंदर देखिए, एक तो हुई है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के अंदर, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछ सकता है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल विश्व पूरे वर्ल्ड के लिए टेस्ट चैंपियनशिप है। अगर आप क्रिकेट से प्यार करते हैं, क्रिकेट से लगाव रखते हैं, तो आपको पता होगा कि जैसे एक तो T20 मैच होते हैं, एक ओडीआई मैच होते हैं। जो वर्तमान में अभी जो सीरीज चल रही है, एशिया कप चल रहा है, तो वो ओडीआई फॉर्मेट में खेला जा रहा है, यानी कि 50-50 ओवरों के फॉर्मेट में खेला जा रहा है। वैसे ही टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर ये जो गेम होता है ये 5-5 दिन का गेम होता है। तो टेस्ट मैच के अंदर जो चैंपियनशिप है वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, ये 2 साल में आयोजित की जाती है। पिछली बार ये 2021 में आयोजित की गई थी, अब 2023 में, और नेक्स्ट आगे 2025 के अंदर होगी। 2023 के अंदर ये मैच कहाँ खेला गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड के ओवल के मैदान में। तो ओवल का मैदान कहाँ पड़ता है, ओवल स्टेडियम पड़ता है इंग्लैंड में। यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये मुकाबला खेला गया था। तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 खेली गई थी। अब इस मैच में हुआ क्या, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 208 रनों से हरा दिया। तो इसी के साथ में इसको कौन जीत जाता है, इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। नोट करने वाली बात क्या है, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 में न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 साल के अंदर ये आयोजित की जाती है। 23 के अंदर ऑस्ट्रेलिया जीता है, इसकी भिड़त हुई थी भारत से। और 2021 की बात करते हैं तो इसमें न्यूजीलैंड इसको जीता था, और यहाँ पर भी भिड़त हुई थी भारत से। यानी कि अब तक 2 बार आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खेली जा चुकी है। दोनों के अंदर फाइनल में भारत पहुंचा है, और दोनों बार भारत फाइनल में हार जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं तो एक ट्रॉफी है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023। लास्ट टाइम जब दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ तो उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किन दो देशों के बीच में खेली जाती है। तो यह जो प्रतियोगिता है बेसिकली ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है। ये बात आपको याद करनी है यहाँ से। ठीक है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। एक टेस्ट श्रृंखला है, और अगर इस बार की बात करते हैं तो यह श्रृंखला भारत ने 2-1 से जीत ली। तो यहाँ पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, और 2016 से कंटिन्यू ये चौथा टाइम है जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इस तरह को हराया है। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेलने जाने वाली एक टेस्ट प्रतियोगिता है, ये भी आपको याद करना है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करें भाई, तो आपसे पूछा गया है दोस्तों, क्रिकेट के शौकीन है तो आपको पता होगा कि
आईपीएल के बारे में आपने सुना होगा, आईपीएल आप देखते भी होंगे। तो जैसे भारत के अंदर आईपीएल होते हैं, जैसे भारत के अंदर आईपीएल होते हैं, तो वैसे ही होते क्या है, वैसे ही दोस्तों पहली बार हुआ है WPL। अब WPL का मतलब क्या है, वुमेन प्रीमियर लीग। 2023 में, यानी कि पहली बार ही आयोजित की गई है। आईपीएल के अंदर आपको पता है कि पुरुष खेलते हैं, और यहाँ पर वुमेन है तो कौन खेलेगा, महिला खेलती है। अब नोट करने वाली बात क्या है, 25 जनवरी 2023 को बीसीसीआई ने महिला आईपीएल के पहले सीजन के लिए 5 टीमों का ऐलान किया। तो अपने को पता है कि आईपीएल के अंदर इस बार 10 टीमों ने भाग लिया, 10 टीमें खेलती हैं। तो वैसे ही महिला का जो पहली बार WPL हुआ है, उसके अंदर 5 टीमों का ऐलान किया गया था। और इस लीग के अंदर कुल जो 5 टीमें हैं, उसके अंदर एक टीम है राजस्थान रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, एक है दिल्ली कैपिटल्स, एक है मुंबई इंडियंस, एक है गुजरात टाइटंस यानी गुजरात जॉइंट्स, और 5वीं टीम है यूपी वॉरियर्स। तो 5 टीमें कौन कौन सी है, एक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है, दिल्ली कैपिटल है, मुंबई इंडियंस है, गुजरात टाइटंस है। टाइटंस के यहाँ पे जायंट्स लिख रखा है, ठीक है। जो गुजरात टाइटंस है वो तो खैर पुरुषों की टीम है, महिला की टीम है गुजरात जायंट्स, और लास्ट टीम कौन सी है, यूपी वॉरियर्स। तो 5 टीमें इसमें खेली थी। अब 5 टीमें खेली तो आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि फाइनल जो मैच है, यानी कि जो पहला सीजन हुआ था महिला आईपीएल का, वो किसने जीता है, यानी कि विजेता कौन सी टीम रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि WPL के जो विजेता है हरमनप्रीत कौर, ये नाम भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या थी, ये मुंबई इंडियंस की कप्तान थी। तो हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में मुंबई इंडियंस ने पहला महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। अब किसको हराया है, तो इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। तो आगे आप देख सकते हो 26 मार्च 2023 को मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेटों से हरा दिया है। और इसी के साथ में जो पहला WPL है वो किसने जीता है, मुंबई इंडियंस ने जीता है। किसको हराकर जीता है, दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता है। मुंबई इंडियंस की कप्तान कौन थी, हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस की कप्तान थी। उसके बाद में यहाँ पर कुछ राशि की बात कर रखी है कि जो विजेता होगा उसको मिलेंगे 6 करोड़ रुपए, जो उप विजेता रहेगा उसको मिलेंगे 3 करोड़ रुपए, और जो तीसरे स्थान पर रहेगा उसको मिलेगा 1 करोड़ रुपया। तो जैसे आप बात करते हैं कि सर विजेता कौन रहा, तो अपने को मालूम है कि मुंबई इंडियंस विजेता थी, विनर थी, इनको मिले 6 करोड़ रुपए। उप विजेता की बात करें जो फाइनल भिड़ता है, तो यहाँ पर थी उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स, तो इनको मिले 3 करोड़ रुपए। और अगर बात करें तीसरे पायदान पर कौन सी टीम रही है, तो वो थी यूपी वॉरियर्स। तीसरे स्थान पर यूपी वॉरियर्स की टीम थी, तो इनको मिले हैं कितने, 1 करोड़ रुपए। तो ये भी आपको याद करना है। उसके बाद में टाटा समूह के पास 15 फरवरी 2023 से 31 जुलाई 2027 तक महिला प्रीमियर लीग WPL के प्रायोजन अधिकार थे। तो यहाँ पर कोई ना कोई कंपनी जुड़ी होती है जब भी कोई, चाहे आईपीएल हो चाहे कोई भी वर्ल्ड कप होता है। तो वैसे ही अगर बात करें WPL की, तो यहाँ पर इनका जो प्रायोजन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, ये है टाटा समूह, टाटा कंपनी जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, पिछली क्लास के अंदर अपन ने बात की थी कि जो टाटा प्रोजेक्ट है इसके द्वारा किसका निर्माण किया गया था, तो हमारे देश के अंदर जो नया संसद भवन बना है उसका निर्माण किया गया था टाटा कंपनी के द्वारा। और टाटा कंपनी क्या थी आपकी, टाटा समूह जो है वो वुमेन प्रीमियर लीग के प्रायोजन अधिकार इनके पास थे। तो ये बात आपको पढ़नी है, याद करनी यहाँ से इंपॉर्टेंट है। देखो, टाटा समूह इंडियन प्रीमियर लीग जो आईपीएल है उसका भी शीर्ष प्रायोजक है। तो WPL का और आईपीएल का दोनों का ही शीर्ष प्रायोजक है टाटा कंपनी। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ, इसके बाद में आईपीएल की बात करते हैं। आईपीएल फॉर इंडियन प्रीमियर लीग 2023। अब आईपीएल की बात करें तो जैसे अपन ने अभी WPL के बारे में पढ़ा कि वुमेन के बीच में, महिलाओं के बीच में प्रीमियर लीग है, वैसे आईपीएल की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग ये पुरुषों के बीच में खेले जाने वाली एक टूर्नामेंट है, T20 टूर्नामेंट है। 2023 में क्या हाल था, तो सबसे पहली बात तो ये कि 2023 में ये 16वां सीजन था। जैसे अपन ने WPL के बारे में पढ़ा, तो WPL का तो ये पहला ही सीजन था, लेकिन वहीं पर अगर अपन आईपीएल की बात करते हैं तो ये 16वां सीजन था। जब प्रथम सीजन किस वर्ष हुआ, तो 2008 के अंदर प्रथम सीजन था, पहली बार आईपीएल खेला गया था। और 2008 से कंटिन्यू खेला आ रहा है, तो 2023 में कौन सा ये
16वां सीजन था आईपीएल का। 2008 के अंदर राजस्थान रॉयल्स की जो टीम थी वो पहली बार उद्घाटन जो हुआ था जब आईपीएल का, उस टाइम पर विजेता रही थी राजस्थान रॉयल्स 2008 में। अगर आप 16वें सीजन की बात करें तो 31 मार्च से 29 मई 2023 तक खेला गया था ये। और उसके बाद में अगर बात करें अगर कुल टीमों की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया है कि आईपीएल के अंदर 10 टीमें खेलती हैं। हर बार ऐसा नहीं होता है, परंतु पहले पिछली सीजन जो था आपका 15वां सीजन, उसके अंदर भी 10 टीमें खेली थी और इस बार भी 10 टीमों ने भाग लिया। वहीं पर हमने पढ़ा कि जो WPL है, महिला प्रीमियर लीग है, उसके अंदर 5 टीमों ने भाग लिया था। लेकिन आईपीएल की बात करते हैं तो आईपीएल के अंदर 10 टीमों ने भाग लिया था। कुल मैच कितने होते हैं तो 74 कुल मैच हुए थे। फाइनल मैच की बात करते हैं तो गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग, इनके बीच में फाइनल मुकाबला हुआ था। तो जैसे WPL की बात की अपन ने, इसके अंदर मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स फाइनल मैच के अंदर आपस में भिड़े थे, तो वैसे ही आईपीएल की बात करते हैं तो इसमें गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग आपस में भिड़े थे, इनके बीच हुआ, जिसमें चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को हरा दिया। तो इसी के साथ में विनर कौन बन जाता है? विनर बन जाता है चेन्नई सुपर किंग, जबकि जो आपका उप विजेता है, रनर है, वो कौन बन जाता है? गुजरात टाइटंस। उसके बाद है 29 मई 2023 को फाइनल विनर जो है वो कौन है? CSK चेन्नई सुपर किंग है। उप विजेता कौन रहती है? तो उप विजेता थी गुजरात टाइटंस, ये थी आपकी उप विजेता। हालांकि पिछला जो 15वां सीजन था उसके अंदर गुजरात टाइटंस फाइनल मैच जीती थी यहाँ पर, तो 15वां सीजन नाम रहा था गुजरात टाइटंस की। लेकिन 16वें सीजन में फाइनल मैच में गुजरात हार जाती है और सफलता हासिल होती है चेन्नई सुपर किंग को, ये भी आपको याद करना है। अच्छा, फाइनल मैच की बात करते हैं तो कहाँ पर खेला गया? तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर ये मुकाबला खेला गया था, ये भी आपको याद करना है। जैसे ही चेन्नई ने अपना खिताब जीता, तो चेन्नई ने आईपीएल का अपना 5वां खिताब जीता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। 2023 में आईपीएल का 16वां सीजन जीतने के साथ ही चेन्नई ने अपना कौन सा खिताब जीता है? तो 5वां खिताब जीता है, आपको याद करना है। नोट करने वाली बात क्या है? मुंबई ने भी 5 बार आईपीएल जीता है, ये भी आपको पढ़ना है, याद करना है। उसका 2023 आईपीएल में पर्पल कैप किसको मिलती है? तो पर्पल कैप उस व्यक्ति को मिलती है जो सबसे अधिक विकेट लेता है। तो विकेट कौन लेगा? कोई बॉलर लेगा, नाम क्या है? मोहम्मद सामी, जो कि गुजरात टाइटन से हैं। इनके द्वारा कुल मिला के 28 विकेट लिए गए पूरे के पूरे आईपीएल सीजन में। पूरे आईपीएल सीजन में 16वें सीजन के अंदर मोहम्मद सामी के द्वारा सबसे अधिक 28 विकेट लिए गए, तो इनको मिलती है पर्पल कैप। वहीं पर ऑरेंज कैप की बात करते हैं तो जो सबसे अधिक रन बनाता है उसको मिलती है ऑरेंज कैप। शुभमन गिल की बात करें तो गुजरात टाइटन से बिलोंग करते हैं, इनके द्वारा सबसे अधिक 890 रन बनाए गए, इस कारण से इनको मिलती है ऑरेंज कैप। ये भी नोट करने वाली बात है। 5 आईपीएल खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज क्रिकेटर कौन है? तो आईपीएल की बात करें आप, तो आईपीएल के अंदर बेसिकली है क्या सर? इसके अंदर तो कोई ना कोई कप्तान का नाम पक्का आएगा। और जो CSK है, हमारी चेन्नई सुपर किंग है, CSK है, CSK के कप्तान कौन है? ये है महेंद्र सिंह धोनी। और अभी आपने पढ़ा कि 5 बार आईपीएल जीत चुकी है, और तो पांचों बार आईपीएल जीता है महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में। तो 5 आईपीएल खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ये MS धोनी बन चुके हैं, महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन कूल बन चुके हैं, या फिर इनको अपन माही के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में एक आती है रणजी ट्रॉफी। अब रणजी ट्रॉफी का हाल जान लेते हैं। इसको थोड़ा सा थिन कर लेते हैं, हाँ ठीक है, अब ठीक है। रणजी ट्रॉफी की बात करें 2023, कई बार तो आपसे ये पूछता है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ट्रॉफी आपको मैं कराऊंगा वीडियो के अंदर, और धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे, क्योंकि कम से कम के 5-7 क्लास से आपके लगने वाली है स्पोर्ट्स के अंदर, तो सारी की सारी आराम से पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे बेहतरीन पढ़ेंगे। और उसके साथ में आपको कॉपी पेन उठाकर बैठना है, जितनी चीज़ें आपको साथ साथ नोट करनी है भाई, क्योंकि आप जितना लिखोगे उतना आपके अंदर निखार आता जाएगा। खाली PDF के भरोसे आपको नहीं बैठना है, ठीक है। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये टारगेट करता है उन एग्ज़ाम को जो काफ़ी पास लगे होते हैं। और जितने भी एग्ज़ाम आते जाएंगे, जैसे अभी अपने को पढ़ना है ग्रुप D के बारे में, भी ग्रुप D का एग्ज़ाम आ रहा है हरियाणा के अंदर। और साथ में बात करते हैं तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम भर्ती जो है वो अभी पास आ रही है,
दिसंबर के अंदर एग्जाम होने वाला है। तो जैसे जैसे जो जो भर्तियां पास आती जाती है, हम उसी को टारगेट करते हुए आपकी स्टडी को और ज़्यादा मजबूत करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो आती है तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और उसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस सफलता का आनंद उठा सके और अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। रणजी ट्रॉफी की बात करते हैं तो इसका संबंध क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी 2023 का फाइनल कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान के अंदर खेला गया था। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पड़ता है? कोलकाता के अंदर पड़ता है। और अगर इसके अंदर बात करते हैं तो टीम सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हरा दिया। तो आपसे पूछ सकता है, रणजी ट्रॉफी 2023 का फाइनल मुकाबला किसके द्वारा जीता गया है? सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। किसको हराकर? बंगाल को हराकर। इसके साथ ही यह टीम पिछले 3 सीजन में दूसरी बार चैंपियन बनी है। तो पिछले 3 सीजन के अंदर जो रणजी ट्रॉफी सीजन हुए हैं, उसके अंदर दूसरी बार ये जो सौराष्ट्र की टीम है, ये क्या बनती है? आपकी चैंपियन बनती है। इससे पहले सौराष्ट्र ने 2019-20 में रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था, तो ये भी आपको याद करना है। सौराष्ट्र के कप्तान है कौन? जयदेव उनादकट, एक अच्छे क्रिकेटर है भारत के, इंटरनेशनल गेम भी खेले हैं ये। जयदेव उनादकट बॉलर है। इनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि अर्पित वसवदा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। रणजी ट्रॉफी का इतिहास, रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर बना है इस बार। तो पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी मैच में असम के खिलाफ 379 रन की पारी खेली, तो ये दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले बात करते हैं, देखिए रणजी ट्रॉफी में सबसे बड़ी पारी खेलने का जो रिकॉर्ड है वो वर्ष 1948 टू 1949 में पूर्व क्रिकेटर बी निबालकर निबालकर 443 रन के नाम दर्ज है। यानी कि इससे पहले रणजी ट्रॉफी मैचों के अंदर, हालांकि टेस्ट मैच होते हैं, इसके अंदर एक पारी के अंदर सबसे अधिक जो रन है वो बनाने का जो रिकॉर्ड था वो 443 रन का था। किनके नाम था वो? बीबी निबालंकर के नाम था। लेकिन अभी आगे आप पढ़ क्या रहे हैं कि रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरा सबसे अधिक स्कोर बना है, जो कि पृथ्वी शॉ के द्वारा बनाया गया है। कितने रन बनाए हैं? 379 रन बनाए हैं इनके द्वारा। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। पृथ्वी शॉ रणजी ट्रॉफी के इतिहास में मुंबई की ओर से सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। तो मुंबई की तरफ से ये खेलते हैं और सबसे लंबी या सबसे बड़ी पारी खेलने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। उसके बाद में ईरानी कप 2023, ये ईरानी कप भी आपका क्रिकेट से ही संबंधित है। ईरानी कप, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 59वें ईरानी कप 2022-23 के फाइनल में रेस्ट ऑफ इंडिया, टीम का नाम है रेस्ट ऑफ इंडिया, टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022 के चैंपियन मध्य प्रदेश को 238 रन से शिकस्त दी। तो रणजी ट्रॉफी अपने पढ़ा कि 20-21 के अंदर सौराष्ट्र ने जीती है, और 22 की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश ने जीती है, और 23 की बात करते तो अभी दोबारा से सौराष्ट्र ने जीता है रणजी ट्रॉफी को। तो 2022 की जो चैंपियन थी मध्य प्रदेश, उसको हराकर रेस्ट ऑफ इंडिया ईरानी कप 2022-23 जीत जाती है। ईरानी कप 2022-23 के फाइनल का आयोजन कप्तान रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। यशस्वी जायसवाल इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किए गए। पिछली बार भी बात करें तो रेस्ट ऑफ इंडिया ने यह कप जीता था। तो आपको पढ़ने वाली बात क्या है? देखो, ईरानी कप में आपसे ये पूछ सकता है कि ईरानी कप 2000 जो आपका 22-23 हुआ है, इसके अंदर फाइनल मैच किस टीम ने जीता है? रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता है। पिछली बार भी इसी टीम ने फाइनल मैच जीता था। और किस टीम को हराकर अब ये मुकाबला जीता है? तो मध्य प्रदेश को हराकर जीता है। ये आपको पढ़ना है। बाकी बात करते हैं तो आपको स्टेडियम के नाम पता होने चाहिए। जैसे कप्तान रूप सिंह स्टेडियम है, ये कहाँ पड़ता है? ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। वहीं पर आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ईडन गार्डन जो मैदान है या फिर जो स्टेडियम है वो कहाँ पड़ता है आपका? वो कोलकाता के अंदर पड़ता है। तो स्टेडियम भी आपसे कई बार पूछ ले जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो इसी के साथ में आज की जो हमारी क्लास है जिसके अंदर अपन करंट अफेयर पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, सब कुछ एक साथ नहीं पढ़ेंगे अपन। ये अपन ने पढ़ा है। आप जल्दी चलते हैं स्टैटिक पोर्शन की तरफ। तो एक टॉपिक हम करेंगे स्टैटिक पोर्शन का, और स्टैटिक पोर्शन में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं। ये रेखाएं आपको मैं यहीं पर याद करवा दूंगा, सारी रेखाएं आप याद कर पाओगे आसानी से। मार्कर ये चेन आप चेंज करते हैं, थोड़ा सा इसको थिक करते हैं।
हाँ जी, अब ठीक है। आज का टॉपिक है स्टैटिक पोर्शन हम पढ़ रहे हैं अभी। साथ साथ में स्टैटिक पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत होती जाएगी। हालांकि ज्योग्राफी का टॉपिक आता है, नाम है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं। अब इसका अर्थ क्या बनता है? जब दो देशों की सीमा रेखा की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं, यानी कि दो देशों के बीच की जो सीमा है उसका नाम क्या है, उसको बोलेंगे अपन अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं। जैसे बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है, भारत चीन के बीच में कौन सी रेखा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है। अगर सिंपल याद करना है तो याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा आप इसको समझ के चलते हैं तो हम याद कर सकते हैं। थोड़ा ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच की बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या बनता है? बेसिकली देखिए, अगर बात करते हैं 1946 की, 1946 की बात करते हैं, तो उस टाइम पर हमारा जो भारत देश है वो कुछ इस प्रकार था। इस टाइम पर ना कोई पाकिस्तान नामक देश था, ना कोई पाकिस्तान का अस्तित्व था। अब बाद में होता क्या है? बाद में सर ये होता है कि 1947 के अंदर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। तो भारत से पाकिस्तान जब अलग हुआ तो उस टाइम पर एक हिस्सा नहीं, दो हिस्से अलग हुए थे। एक हिस्सा इधर में ये वाला, और दूसरे हिस्से की बात करें तो इधर में ये वाला। अब चूंकि भारत के ये जो इधर की जो अपनी डायरेक्शन पड़ती है वो होती है ईस्ट, और इधर वाली जो डायरेक्शन पड़ती है वो होती है वेस्ट। तो पाकिस्तान के रूप में जो हिस्सा भारत के ईस्ट साइड में यानी कि पूर्व साइड में अलग हुआ उसको तो बोला गया पूर्वी पाकिस्तान। इसको तो बोला गया पूर्वी पाकिस्तान। और जो हिस्सा पाकिस्तान का भारत के पश्चिम दिशा में अलग हुआ उसको बोला गया पश्चिमी पाकिस्तान। इसको बोला गया पश्चिमी पाकिस्तान। अब होता क्या यहाँ पर देखिए, ये जो दो रेखाएं बनती है बीच में, ये जो आपको दो रेड रेखाएं दिख रही है, इसका कलर चेंज करते हैं, ग्रीन लेके चलते हैं। तो ये जो आपको मैंने रेखाएं लिखवाई है कि जो रेखा बनती है, अब ये जो रेखा है इसका नाम क्या, ये आपसे पूछा है, इसका नाम क्या रहेगा? देखिए 1947 में 3 जून को 1947 में 3 जून, अगर 1947 की बात करें आप, तो इस दिन एक योजना भारत में आती है जिसका नाम क्या था? माउंट बेटन योजना। इस योजना का नाम था माउंट बेटन योजना, या फिर मन बाटन योजना, या फिर आप इसको बाल्कन प्लान भी कहा करते हैं। अब इस योजना के माध्यम से भारत और पाकिस्तान का विभाजन होना तय हो गया था कि भारत और पाक का विभाजन 3 जून 1947 को आने वाली माउंट बेटन योजना के माध्यम से हुआ था। उसके बाद में ये जो विभाजन के समय अपने को पता है कि लकीरें खींचनी पड़ेगी, ये जो बाउंड्री है खींचनी पड़ेगी कि इस बाउंड्री के इधर वाला भारत है और इस बाउंड्री के इधर वाला पाकिस्तान है। तो ये बाउंड्री अपने को क्या करनी पड़ेगी? खींचनी पड़ेगी। तो एक काम किसको सौंपा गया? ये जो बाउंड्री है और ये जो बाउंड्री है ये किसके द्वारा सौंपी गई? तो एक सीमा आयोग बनता है जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष थे सर रेड क्लिफ। जिसके अध्यक्ष थे सर रेड क्लिफ, इनके द्वारा ही खींची गई थी ये बाउंड्री भारत और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन एक बात आपको नोट करनी है कि जो पूर्वी पाकिस्तान है ये आज एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के 1971 के वार के अंदर, युद्ध के अंदर, एक नया देश बन जाता है, एक नई देश का गठन होता है जिसको आज आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। जिसको आज आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, इस देश का गठन होता है 1971 में। लेकिन बाउंड्री तो सेम रहेगी ना? बाउंड्री तो जिस व्यक्ति के द्वारा खींची गई है नाम तो सेम रहेगा ना? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस व्यक्ति के द्वारा ये बाउंड्री खींची गई है तो व्यक्ति कौन थे? सर रेड क्लिफ थे। तो दोनों के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम भी क्या है? रेड क्लिफ रेखा हो जाएगी। तो भारत व पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है। वहीं पर भारत और बांग्लादेश की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, आज भले ये बांग्लादेश है जो कि 1971 में बना है, परंतु इसको पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा करते थे। और जब ये पूर्वी पाकिस्तान था तो इस रेखा को भी सर रेड क्लिफ ने ही खींचा है। तो इसके बीच में कौन सी सीमा रेखा है? भारत और बांग्लादेश के बीच में भी जो आपकी रेड क्लिफ रेखा है वो आएगी। अब याद कैसे करना है इसको? याद आप कुछ इस प्रकार कर सकते हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में आज तक जो युद्ध लड़े गए हैं वो काफ़ी खूनी युद्ध लड़े गए हैं। जैसे सबसे पहले तो 1947 में ही जब पाकिस्तान ने अपना पीओके वाला क्षेत्र कब्जाया था तो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद में एक युद्ध 1965 में लड़ा जा चुका है भारत और पाकिस्तान के बीच में। फिर एक युद्ध 1971 के अंदर लड़ा जा चुका है। और लास्ट की बात करें तो 1999 1999 के अंदर आपको पता है कौन सा युद्ध होता है? कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 के अंदर।
कारगिल का युद्ध लड़ा गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। और कारगिल के युद्ध की बात करते हैं भाई, तो इसके अंदर आपसे कई बार पूछता है कि भारत की तरफ से जो ऑपरेशन चलाया गया था उस ऑपरेशन का नाम क्या है, वो था ऑपरेशन विजय। तो कारगिल के युद्ध के समय जो कि 1999 में लड़ा गया था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो इस टाइम पर जो भारत की तरफ से ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम क्या था, ऑपरेशन विजय। अभी चंडीगढ़ पुलिस का एग्जाम हुआ था 23 जुलाई को, तो उसके अंदर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कारगिल स्मृति दिवस किस दिन हम मनाते हैं, तो वो डेट क्या है, 26 जुलाई है। डेट क्या है, 26 जुलाई। इस दिन हम कारगिल स्मृति दिवस मनाते हैं। तो अपने को यहाँ से ये पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 बड़े-बड़े युद्ध लड़े जा चुके हैं और छोटी-मोटी झड़पें तो आपकी चलती ही रहती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं भाई कि भारत और पाकिस्तान के बीच में खूनी लड़ाइयाँ बहुत सारी लड़ी गई है। और खूनी लड़ाइयाँ लड़ी गई है तो खून का रंग कैसा होता है, खून का रंग होता है लाल। लाल मतलब कि रेड, तो रेड क्लिफ रेखा इनके बीच में हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर एक नोट करने वाली बात क्या है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है। अब सेम अगर आप वही भारत को बनाते हैं, वही मैंने इससे गोला बनाया, इधर इस साइड में अपना भारत पड़ता है, ये बीच में बांग्लादेश है, ये तो है बांग्लादेश, और इधर वाला ये है इंडिया। यहाँ पर अगर आप इस तरीके से बनाएं तो एक ये राज्य पड़ता है जिसका नाम क्या है, त्रिपुरा। एक राज्य पड़ता है यहाँ पर, नाम क्या है, त्रिपुरा। और त्रिपुरा राज्य किसका है भाई, तो भारत का है। इसका एक कलर आप चेंज कर लेते हैं ताकि आपको सही से शो हो जाएगा। ये जो बिल्कुल मैंने इस तरीके से बना रहा हूँ मैं, ये क्या है, ये भारत के अंदर आता है और भारत का एक राज्य है जिसका नाम क्या है, त्रिपुरा है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछा है कि त्रिपुरा और जो बांग्लादेश है उनके बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। अब इससे पहले अपने को एक बात और पढ़नी पड़ेगी। कई बार ना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे, इसका वो कॉपी के अंदर नोट करना है। साथ साथ में आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत का वह ऐसा कौन सा राज्य है जिसको बांग्लादेश ने 3 ओर से घेर रखा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो बीच वाला बांग्लादेश है, ऊपर यहाँ पर भी क्या पड़ता है, बांग्लादेश है, इस साइड भी बांग्लादेश है और नीचे की साइड भी बांग्लादेश है। तो भारत का वो एकमात्र राज्य त्रिपुरा है जिसको बांग्लादेश ने 3 साइड से घेर रखा है। तो यहाँ पर नाम में स्पष्ट है। अगर आप त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा में आ रहा है त्रि का मतलब क्या होता है, 3 होता है। तो भारत का वह राज्य त्रिपुरा है जिसको बांग्लादेश ने 3 ओर से घेर रखा है। अब इसकी जब अगर शेप देखें तो शेप बनती है जीरो टाइप से, जीरो टाइप से शेप बनती है। तो इनके बीच की सीमा रेखा कौन सी है, जीरो लाइन हो जाएगी। उसके बाद भारत व चीन, मैकमोहन रेखा, जॉनसन रेखा, दोनों के दोनों आएगी इसमें। पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात करते हैं, डुरंड रेखा है इसके अंदर। और डुरंड कप की बात करते हैं, वो फुटबॉल का एक टूर्नामेंट होती है, ये भी आपको याद करना है। जर्मनी और पोलैंड की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको सेम क्या दिख रहा है सर, जर्मनी के अंदर जो मै के ऊपर रह आ रहा है तो वैसा वैसा ही ठीक रहा है आपका गै के ऊपर भी आ रहा है। तो ये आपको पढ़ना है यहाँ से। तो इसको आप कंपैरिजन कर सकते हैं, हिंडनबर्ग रेखा हो जाएगी। जर्मनी और फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस एक व्यक्ति का नाम है। फ्रांस को एक काम सौंपा गया कि फ्रांस भाई तू एक काम कर, तू मनी ले और क्या लेके आ, मैगी लेके आ। फ्रांस मनी ले, मैगी लेके आ, लेकिन फ्रांस काफ़ी एटीट्यूड वाला है तो फ्रांस ने बोला नोट नहीं लेके आऊँगा। तो रेखा का नाम भी क्या है, नोट, यानी कि मैगी नोट रेखा। रूस और फिनलैंड की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। और रूस कंट्री वो है, रूस देश वो है जिसके लगभग लगभग 85% जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसके ऊपर लोग नहीं रहते हैं। बाकी बचे हुए 15% पे जो क्षेत्र आपका उस पे लोग रहते हैं। तो एक काफ़ी ऐसा बड़ा क्षेत्र है रूस का जिसके ऊपर लोग नहीं रहते हैं, मतलब कि मैन रहित क्षेत्र है। और मैन रहित क्षेत्र है तो रेखा का नाम भी क्या है, मैन रहीम रेखा, आपको यहाँ से पढ़ना है। लीबिया सूडान के बीच में 20 डिग्री है। उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया इनके बीच में आपस में इनकी 36 यानी कि 36 डिग्री का या 36 का आंकड़ा रहता है। तो 36 के आसपास की डिग्री कौन सी आपकी, 38 डिग्री है, 38 डिग्री रेखा। अमेरिका कनाडा की बात करते हैं 49 डिग्री रेखा है। मालदीव मिनिकोई की बात करते हैं 8 डिग्री चैनल है इनके बीच में। उसके बाद लक्षद्वीप मिनिकोई के बीच 9 डिग्री चैनल है। छोटा अंडमान कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। तो कुछ कुछ बातें आपको यह पढ़ने वाली है, याद करने वाली है। एग्जाम के अंदर ऐसा कैसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। हालांकि डिग्री क्या है इसको हम आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं। यानी कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर अपने को पता है कि बीच के अंदर यहाँ पर भूमध्य रेखा होती है जिसकी वैल्यू 0 डिग्री होती है। ऊपर नॉर्थ पोल है, 90 डिग्री वैल्यू होती है। नीचे साउथ पोल है, ये भी 90 डिग्री रेखा होती है। ये साउथ में है, ये नॉर्थ के अंदर है। बीच में अपने को पता है कि 23.5 डिग्री गुजरती है कर्क रेखा। साउथ में बात करते हैं 23.5 डिग्री गुजरती है मकर रेखा। तो डिग्रियाँ क्या है इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं।
कुल कितनी डिग्रियां होती है, कैसे कैसे ये काम करती है, यहाँ पर इस डिग्री का महत्व क्या बनता है, 38 का अर्थ क्या है, ये सब आप अब बाद में जब ज्योग्राफी का टॉपिक लेके आएंगे, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, उसके अंदर आप इन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, एक तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसको आज आप यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, यानी कि आपके अपने चैनल के साथ में, और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को राम राम।